दोस्तों, मैं आपका एमयू दुआ। आज 4 नवंबर है और आज का कोट है, व्हेन यू आर लुकिंग फॉर आंसर्स ऑलवेज बी रेडी फॉर सरप्राइज। व्हेन यू आर लुकिंग फॉर आंसर्स ऑलवेज बी रेडी फॉर सरप्राइज। और इसी के साथ आज पूरे भारत में करवा चौथ मनाया जा रहा है। करवा चौथ औरतें व्रत रखती हैं, श्रृंगार करती हैं और लंबी उम्र अपने पति के लिए मांगती हैं। पूरी साल मियाँ बीवी में नोकझोंक, पति पत्नी में नोकझोंक, पति द्वारा पत्नियों का शोषण, उत्पीड़न, अत्याचार, और कुछ महीनों में, कुछ दिनों में दुर्गा पूजा, लक्ष्मी पूजा, सरस्वती पूजा, कन्या पूजा, महिलाओं के सम्मान में बहुत सारे पूजे होते हैं और बहुत सारे हमारी देवी वर्धमान हैं हमारे भारत। आज औरतें अपने पति की सुरक्षा चाहती हैं, उसकी लंबी उम्र चाहती हैं, और उसके बावजूद भी हम मानवता को नहीं समझते, इंसानियत को नहीं समझते और एक दूसरे का दुश्मन होते हैं और दूसरे को नुकसान पहुंचाने का भरपूर कोशिश करते रहते हैं। तो ये हमारी हालात है देश का। हमें समझना होगा कि हम सभी नर नारी आपस में मिल करके भाईचारे के साथ, प्यार के साथ रहें। और ये जो सृष्टि है, सृष्टि का जो अजीब खेल है, जिसमें बहुत सारी महामारी, बहुत सारी बातें, वो हमारी जो शक्ति है, जिसे हम भगवान, अल्लाह, खुदा, गॉड जो भी मानते हैं, उसके हिसाब से जो इस पृथ्वी पे मानव है, उस मानव का जो हक है, अधिकार है, उसको जीने का पूरा सम्मान मिलना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा सेव लाइफ ऑफ अर्थ। तो ये हमें बचाना होगा और हमें इसके लिए काम करना होगा। लेकिन एक दूसरे को मारने के लिए मोम, एटम बम, परमाणु बम, हेलोजन बम और पता नहीं क्या क्या हथियार, आतंक, और एक दूसरे को मारने पे तुले हैं, एक दूसरे को नीचा गिराने में तुले हैं। मैं हूँ के ये जो सुर लगा हुआ है पूरे विश्व में, उसमें एक वर्ल्ड वार देखा, दूसरा वर्ल्ड वार देखा और तीसरी वर्ल्ड वार की तरफ उन्मुक्त हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। हर जगह, हर देश, विश्व का 203 देश शांति प्रिय में नहीं है। कोई भी शांत नहीं है, सब अशांत में है। और अशांति फैलाने में कोई हमारे ऊपर से नहीं, कोई जानवर, कोई पशु पक्षी नहीं, बल्कि मानव का ही दुश्मन है। उसे हमें समझना होगा और उसे ठीक करना भी हमारा ही दायित्व है, हमारा ही कर्तव्य है। तो इस तरह से हम लोग आगे देखें। सत्ता के लिए, कुर्सी पे बैठे रहने के लिए, अपनी अहम और ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए लोग लड़ते रहते हैं। जहाँ लोकतंत्र देश है, वहाँ पे चुनाव होते रहते हैं। जहाँ लोकतंत्र नहीं है, वहाँ राजतंत्र है, जहाँ पे उनका अपना हिसाब चलता है, अपना कानून चलता है। तो इस तरह से हर कोई सत्ता में बैठ करके लोगों को शोषण, दोहन, उत्पीड़न, अत्याचार, व्यभिचार सब करते रहते हैं और ये मानव का ही क्षति होता रहता है। बिहार में मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव, मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव, उपचुनाव 28 सीटों पे, बिहार में 243 और पूरे जो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और अन्य जगहों में कुछ हरियाणा के 1-2 सीटें हैं, उसको मिला के 56 उपचुनाव हो रहे हैं और बहुत ही दिलचस्प हो रहे हैं। और ज़्यादा नहीं, 1 या 2 पार्टियों की ही टक्कर है। बाकी लोग तो जो है अपने लाइन में लगे हैं, अपने ये सिस्टम में लगे हैं कि मुझे भी एक मौका मिल जाए। लेकिन यहाँ का सिस्टम व्यवस्था ही ठीक नहीं है, चुनाव का प्रक्रिया ठीक नहीं है, मशीनों में धांधली है, दबंगगिरी है
उठापटक है, पैसे वालों का गेम है। तो इस हालत में जो सत्ता पे काबिज हैं वो सब दबंग लोग, पैसे वाले लोग और जो गैंग बना करके चल रहे हैं उनका है। बाकी साधारण व्यक्ति सत्ता को हासिल नहीं कर सकता। साधारण व्यक्ति एक जनता है और उसे सिर्फ कमाना है, कमा करके टैक्स देना है, और अगर सही तरीके से वो टैक्स देते हैं, कमा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो वो डंडे खाएंगे। तो ये हमारी व्यवस्था है। इन व्यवस्था को बदलने के लिए, इन व्यवस्था में जहाँ कहीं खामियां हैं, जहाँ कहीं हमारे शोषण उत्पीड़न होता है हमारी जनता के साथ, उसके लिए आवाज़ उठाने के लिए ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन अहरा बना। और 33 वर्षों से 33 राज्य, मैंने कहा कि 36 राज्यों में और बाहर 14-15 देशों में काम कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशन के साथ जुड़ करके काम कर रहे हैं। आज कई देशों की हालत बहुत नाजुक है, बहुत लड़ाइयाँ, बहुत आपस में जात पात और आतंक और पता नहीं क्या क्या रूप ले लिया है, तो वो ख़त्म होनी चाहिए। आज ही 4 तारीख को अमेरिका में, कल शाम से ही, कल चूँकि वहाँ पे 4 बजे, आज हमारा 3 को 4 बजे दिन था, वहाँ जो है सुबह हुआ था, तो वहाँ चुनाव अभी लगातार चल रहे हैं। और जैसा कि रिपोर्ट आ रहा है कि ट्रंप की हालत नाजुक है और बिडेन आगे बढ़ रहे हैं। तो रिपब्लिकन पार्टी जो ट्रंप की है, जो डेमोक्रेटिक पार्टी जो बिडेन की है, डेमोक्रेटिक पार्टी आगे निकल रही है। अब 1-2 घंटे में ही अमेरिका का रिजल्ट मालूम हो जाएगा कि वहाँ का बिग बॉस मिस्टर प्रेसिडेंट होता कौन है। क्योंकि अमेरिका एक आर्थिक रूप से शक्तिशाली देश है, उसका चुनाव और उस वहाँ का जो सिस्टम है उसका पूरा प्रभाव पूरे विश्व पे पड़ता है और भारत पे भी पड़ता है, भारत के रिश्तों पे भी पड़ता है। देखते हैं कौन आगे आता है और उसका रिश्ता हमारे भारत के साथ क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने की ज़रूरत है। और आज जैसा कि मैं रोज़ ही आपको सुशासन और मानवाधिकार के जो किताब है उसकी कोर्स में देता रहता हूँ। पहले मैंने मज़दूरों के बारे में बताया, किसानों के बारे में बताया, भारत के राजनीतिक के बारे में बताया। आगे भी हम बहुत सारी अलग अलग कोर्स हैं वो हम बताएंगे, लेकिन आज हम थोड़ा सा आदिवासी और दलित पे बात कर लें और उसके बाद में फिर कल अलग विषय पर बात होगी। लेकिन रोज़ हमारे साथ, मैं पूरी कोशिश करता हूं कि समय पे 1 बजे आऊं, तो रोज़ हमारे साथ 1 बजे फेसबुक पे आइए। संडे को मैं नहीं आता, अपने कामों में रहता हूं, लेकिन मंडे टू सैटरडे 1 बजे आइए और जो विचार आपको अच्छा लगे उसे अपनी भाषा में आप अलग से वीडियो बना करके टाइप कर करके उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं सभी को, या हमारे जैसे वीडियो हैं उसको आगे फॉरवर्ड करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग फ़ायदा उठा सके। आप अहरा के सिपाही हैं, अहरा को आगे बढ़ाइए। आप अहरा का बैनर बढ़ेगा तो आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। आइए मैं आपको आज आदिवासी के बारे में हम बताना चाहेंगे कि हमारे यहाँ संविधान में आदिवासियों को अनुसूचित जाति जनजाति के रूप में जाना जाता है। गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में आदिवासी बहुतायत के रूप में रहते हैं। इसके साथ साथ राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में भी अनुसूचित जनजाति के लोग भी रहते हैं। 21वीं सदी में भी आदिवासी समुदाय के लोग मुख्यधारा से कटे हुए हैं। उनके लिए केंद्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों ने अभी तक पर्याप्त रूप से प्रयास नहीं किया। आदिवासियों के तन पर पूरे कपड़े भी नहीं होते। इनके रहने खाने का तरीका भी काफ़ी पिछड़ा होता है। ये आज भी अपनी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ही अपने देवताओं को पूजते हैं। ये जातियाँ अत्यंत ही सीधी सादी होती है। आदिवासी लोग जंगलों पर आश्रित होते हैं। ये तेंदू पत्ते तोड़ते हैं और उनका बंडल बनाते हैं। इसी तरीके से जंगल के बहुत सारे काम भी ये लोग ही करते हैं। जंगल से ही इनका गुजारा होता है। आज़ादी के काफ़ी वर्षों बाद कुछ
राज्य सरकारों ने इनके लिए कुछ योजनाएं जरूर बनाई, पर उनका फ़ायदा इन्हें आज तक नहीं मिल पाया। कुछ राज्य सरकारों ने जंगल की ज़मीनों को बड़े उद्योगपतियों को देना शुरू कर दिया। बड़े उद्योगपति वहां पर भारी उद्योग लगाना चाह रहे हैं। विगत कई वर्षों से सरकार की नीतियों से आदिवासी समुदाय में काफ़ी रोष है। वे जंगल से बेदखल किए जाने को लेकर काफ़ी क्षुब्ध हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी तमाम राज्यों के इन आदिवासियों ने प्रदर्शन किया। फलस्वरूप उनके पक्ष में कुछ नीतियां बनाई गई। आदिवासी समुदाय को सिर्फ जंगल का हक देकर ही उनके साथ न्याय नहीं किया जा सकता या मात्र खानापूर्ति होगी। उनके साथ मानवीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और उनके बच्चों को शिक्षित करने के लिए प्रेरित करना चाहिए तथा आदिवासी समुदाय के लोगों को मजदूरी के अलावा फैक्ट्री व विभिन्न सरकारी, अर्ध सरकारी व निजी कार्यालयों में काम देने के बारे में भी सोचा जाना चाहिए। आदिवासी समुदाय के लोग भी मानव हैं। उन्हें भी भारत का नागरिक होने के नाते वही सभी मूल अधिकार प्राप्त है जो महानगरों में रहने वाले लोगों को प्राप्त है। उनके मानवाधिकारों की रक्षा भी की जानी चाहिए। मनरेगा जैसी योजनाओं से कुछ परिवार जरूर लाभान्वित हुए हैं, परंतु यह कारगर इलाज नहीं कहा जा सकता। प्रत्येक आदिवासी को 365 दिन तक रोजगार मिलना चाहिए। उन्हें रहने के लिए मकान, खाने के लिए पौष्टिक भोजन देने का दायित्व सरकार का है। इसी तरह से उनके जीवन स्तर में सुधार लाने का दायित्व भी सरकार व समाज दोनों का है। आदिवासियों को दूसरे ग्रह के प्राणी के रूप में देखा जाना बंद किया जाना चाहिए। इन्हें आगे आने के लिए पूरा मौका दिया जाना चाहिए। इनमें प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। आज़ादी की लड़ाई में भी इन आदिवासियों ने पूरा योगदान दिया था। कुछ आदिवासी समुदाय के लोग विभिन्न क्षेत्रों में आगे भी बढ़े हैं। डॉक्टर रामदयाल मुंडा, करिया मुंडा और तीजन बाई जैसी हस्तियां भी इसी समुदाय से आई हैं। हर तरफ से प्रोत्साहन देकर इन्हें मुख्यधारा में शामिल किया जाना चाहिए। कहने को विभिन्न राज्यों सरकारों ने आदिवासियों के लिए भारी भरकम योजनाओं की घोषणा की है, परंतु यथार्थ के धरातल पर नज़र कम ही आता है। मेरा मानना है कि आदिवासी समुदाय को जो सहायता दी जाती है वह पर्याप्त नहीं है। आदिवासी क्षेत्रों में अच्छे स्कूल खोले जाने चाहिए, अच्छी पगडंडियाँ व सड़कें बनाई जानी चाहिए। इनके यहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास भी किया जाना चाहिए। इन्हें मुख्यधारा में शामिल करने के लिए प्रत्येक आदिवासी परिवार को एक भारी भरकम मुफ्त रकम दी जानी चाहिए, जिससे वे अपने मकानों का निर्माण कर सकें और अपने रहन सहन के लिए आवश्यक चीज़ें खरीद सकें। इनके बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की व्यवस्था की जानी चाहिए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इनके प्रति दया भाव दिखाते हुए इनकी सहायता नहीं की जानी चाहिए, बल्कि इनका हक समझकर उन्हें हर तरह की सहायता दी जानी चाहिए, क्योंकि ये इनके पात्र हैं, इस देश के नागरिक हैं। इस देश में इतने दिनों तक रहने के बाद इन आदिवासी परिवारों ने जितनी पीड़ा झेली है, जितना अपमान झेला है, जितने सदमे बर्दाश्त किए हैं, जितने दिन भूखे रहे हैं, इन सभी की भरपाई की जानी चाहिए। इसके लिए इन्हें हर तरह की सहायता सरकार से तो मिलनी ही चाहिए। ग्राम पंचायतों, जिला पंचायतों का भी दायित्व बनता है कि इन्हें मुख्यधारा में शामिल करें और इनके साथ मिलकर रहने, उठने बैठने, एक साथ जोड़ने का प्रयास किया जाना चाहिए। दकियानूसी व छुआछूत वाली बातें तत्काल बंद होनी चाहिए। इनके लिए बाकायदा हर जिले, हर ब्लॉक, हर गांव में रहने वाले आदिवासियों का ब्यौरा तैयार किया जाना चाहिए और इन्हें मुख्यधारा में शामिल करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार को मिलकर काम करना चाहिए। आदिवासी समुदाय के लोग बेहद ईमानदार होते हैं, इसके साथ ही ये परिश्रमी भी होते हैं। इन्हें यदि मुख्यधारा से जोड़कर विभिन्न क्षेत्रों में इनकी सेवाएं ली जाए तो देश व समाज को काफ़ी फ़ायदा होगा। आदिवासी समुदाय के कुछ लोगों ने खेल के क्षेत्र में जाकर देश का नाम रोशन किया है। इसी तरह से ये लोग पुलिस, अर्धसैनिक बल व सेना में भी जाकर महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। इसके लिए इन्हें शिक्षित किए जाने की ज़रूरत है तथा इनके जीवन स्तर को ऊँचा उठाकर ही इन्हें मुख्यधारा में शामिल किया जा सकता है। और हमारे जो दलित हैं, वो आज़ादी के पहले भारत में दलितों की स्थिति ठीक नहीं थी। दलित समुदाय के उत्थान के लिए कई आंदोलन हुए। इनमें
ज्योतिबा फुले ने दलितों के उत्थान के लिए काफ़ी प्रयास किया। उन्होंने दलितों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी तथा उन्हें शिक्षित करने के लिए और मुख्यधारा से जोड़ने के लिए कई तरह के सार्थक प्रयास किए। उन्होंने जो प्रयास किया था उसे और प्रभावी बनाते हुए आज़ादी के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलित समाज के उत्थान के लिए नया आयाम जोड़ा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बचपन से ही दलितों की दुर्दशा को देखा था। उनके खिलाफ छुआछूत की भावना से वे व्यथित थे। उनकी अशिक्षा, जीवन स्तर और रहन सहन को लेकर डॉक्टर अंबेडकर काफ़ी चिंतित थे। उन्होंने दलितों की दशा को सुधारने के लिए सरकार के सामने कई तरह की मांग रखी। उनमें उनकी कई मांगें मान ली गई। दलितों को अनुसूचित जाति के रूप में संविधान में स्थान मिला हुआ है, उन्हें आरक्षण दिया गया। इससे दलित समाज में कई नई तरह की चेतना विकसित हुई। डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों के उत्थान के लिए जो सपना देखा था वह अब साकार होता दिखाई देने लगा है। आज़ादी के बाद हमारे देश में कई दलित मुख्यमंत्री हुए। अभी हाल ही में बिहार जैसे राज्य में जीतनराम मांझी मुख्यमंत्री बने हैं। श्री मांझी महादलित समुदाय से आते हैं। यह दलितों के लिए अत्यंत ही प्रेरणास्पद घटना है। इससे पूर्व डॉक्टर के.आर. नारायणन भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। जगजीवन राम देश के उप प्रधानमंत्री व रक्षा मंत्री जैसे पदों की शोभा बढ़ा चुके हैं और उनकी पुत्री श्रीमती मीरा कुमार लोकसभा के अध्यक्ष का कार्यभार संभाल चुकी हैं। इसी तरह से केंद्र सरकार में तमाम दलित समुदाय के लोग केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि राजनीतिक रूप से यह समुदाय अब काफ़ी आगे बढ़ चुका है। इस समुदाय के लोग विभिन्न क्षेत्रों में आगे आने लगे हैं। न्यायपालिका का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, समाज सेवा का क्षेत्र हो या अन्य कोई क्षेत्र हो, दलित समुदाय के लोग अब मुख्यधारा में कदम से कदम बढ़ाकर आगे बढ़ने लगे हैं। यह सकारात्मक संकेत है। इसके साथ ही दूसरा पहलू भी है कि दलित समाज में एक ऐसा तबका भी है जो आज भी अभावग्रस्त जिंदगी जीने को बाध्य हैं, जिन्हें दोनों वक्त का भोजन नसीब नहीं होता। तमाम हरिजन बस्तियों में अभी तक बिजली नहीं पहुंची है। सरकारों द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जो मकान इन्हें दिए गए हैं, यदि उन्हें छोड़ दिया जाए तो जिन मकानों में ये रहते हैं वे मकान एक छोटे से कमरे की तरह होता है। उसमें ज़्यादातर रोशनदान या खिड़कियां नहीं होती हैं। चारों तरफ सीलन फैली हुई होती है। बरसात के दिनों में स्थिति और भी बदतर हो जाती है। उनके घरों के आसपास सांप बिच्छू निकलते रहते हैं जो प्राय इनके घरों में पहुंचकर इनको काट लेते हैं। अभी भी दलित समुदाय का एक बहुत बड़ा तबका शिक्षा से वंचित है। तमाम दलित लोग आज भी अपने पारंपरिक पेशों में लगे हुए हैं। सरकारी योजनाओं से इनमें सुधार तो आया है, परंतु सभी लोग योजनाओं से लाभान्वित नहीं हो पाए हैं। मेरा कहना यह है कि दलित समुदाय संविधान में दिए गए आरक्षण का लाभ उठाकर समाज की मुख्यधारा में शामिल तो हो गया है, परंतु अभी भी तमाम लोग उपेक्षित जीवन जी रहे हैं। इसके लिए सरकार को अपना नज़रिया और व्यापक करना होगा। दलित समुदाय के जो लोग संपन्न हो चुके हैं, समाज की मुख्यधारा में शामिल हो चुके हैं, उनको अब आरक्षण न मिले तो भी काम चल जाएगा, परंतु जो अभी भी हाशिए पर हैं, जो मुख्यधारा में शामिल नहीं हैं हो सके हैं, उन्हें इसका आरक्षण होना चाहिए। मेरा मानना है कि जो लाभ संपन्न परिवार को दिया जाता है वह लाभ यदि संपन्न परिवार से हटाकर उन उपेक्षित परिवार को दिया जाए तो ये उपेक्षित परिवार शीघ्र ही मुख्यधारा में शामिल हो सकते हैं। हमारे देश में आरक्षण देना या आरक्षण हटाने की बात करना राजनीतिक से जुड़ा जाता है। संपन्न परिवार के लोगों से आरक्षण का लाभ हटाना आसान काम नहीं है, क्योंकि ये राजनीतिक मुद्दा बन जाएगा। हमारे देश में तमाम राजनीतिक दल इस मुद्दे पर अपने लाभ की बात सोचने लगे हैं। वे शायद इस मुद्दे पर एकमत न हो पाएं। ऐसे में दलित समाज के संपन्न लोग यदि स्वयं निर्णय लेकर उपेक्षित व वंचित लोगों को आगे लाने के लिए प्रयास करें तो काफ़ी हद तक सफलता मिल सकती है। यह मसला बड़ा पेचीदा है। इस मसले पर यदि दलित समुदाय के लोग मिलकर ही फैसला करें तो बेहतर रहेगा। दलित समुदाय में ही असमानता की खाई बहुत बड़ी है। ऐसे में जब तक इस समुदाय के प्रत्येक परिवार को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का मौका नहीं मिलेगा, तब तक यह समुदाय पूरी तरह से मुख्यधारा में शामिल नहीं हो पाएगा। दलित समुदाय के कुछ लोग इतने संपन्न हो चुके हैं जो कई गाड़ियों के मालिक हैं, वही पर कुछ परिवार ऐसे हैं जो आज भी नंगे बदन रहते हैं। उन्हें दोनों वक्त पर भरपेट भोजन नहीं मिलता। असमानता की इस खाई को मिटाने के लिए सरकार के जो लोग संपन्न हो के साथ साथ स्वयंसेवी संगठनों को आगे आना होगा और उन्हें आगे लाना होगा। दलित समुदाय के जो लोग अभी भी खाने पीने और रहने के लिए परेशान हैं, उन्हें भी मुख्यधारा में शामिल होने के लिए शिक्षा का सहारा लेना पड़ेगा।
तथा सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए उन्हें संपन्न लोगों से मिलकर प्रयास करना होगा। इन्हीं बातों के साथ आज बस इतना ही। अभी आप बिहार का तीसरा चरण जो 7 नवंबर को होगा और 7 नवंबर के शाम में ही एग्जिट पोल भी बताएगा, बाकी लोगों की मंशा भी आ जाएगी और 10 नवंबर का उसका प्रॉपर रूप से रिजल्ट आएगा कि पता चल जाएगा बिहार में ऊँट किस करोड़ बैठी, कौन जीता कौन हारा। तो वहाँ पे जो लोग हैं और बाकी जगह हैं, मैं सभी से आग्रह करता हूं कि वो सब मिल कर के जो थोड़े थोड़े पैसे इधर उधर बर्बाद करते हैं वो ना करें, बल्कि एक मुख्यधारा में जुड़ करके ये बड़ी बड़ी जो पार्टियां हैं, बड़े बड़े कॉरपोरेट, उन्हें ख़त्म करने की कोशिश करें। और देखें कि अभी 2-4 घंटे के अंदर ही अमेरिका का क्या रिजल्ट आता है और फिर हमारी बात कुछ कल होगी। आपका डॉक्टर एम यू दुआ फिर से कल 1 बजे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।